गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे चर्चा करेंगे जातिवाद पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जातिवाद और सांप्रदायिकता का। कल हमने चर्चा की थी कि जो जातिवाद है वो किस प्रकार से, एक प्रकार से बात की जाए तो प्राचीन समय में से ही वो समाज में एक अपनी मजबूत जड़ों के साथ मजबूती लिए हुए है, जिसका प्राचीनतम समय में हम रूप देखते थे वर्ण व्यवस्था के रूप में। और जो वर्ण व्यवस्था है उसका जो परिवर्तित रूप है, नया स्वरूप है, वो हम देखते हैं वर्तमान समय में जातिवाद के रूप में। इस जातिवाद को हमेशा बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए। अंग्रेजों का हमेशा से एक प्रयास रहा था कि फूट डालो और राज करो। इसलिए वो चाहते थे कि भारत में जाति व्यवस्था के आधार पे कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाए, जिससे क्या है कि ये भारतीय जनता है वो जाति के आधार पे जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक आपस में लड़ती झगड़ती रहेगी, आपस में एक दूसरे के साथ जाति के आधार पे भेदभाव करते रहेंगे, एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे। तो अंग्रेजों का प्रयास पूर्णतः था, लेकिन हमारे जो विचारक हैं उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास किया कि हम इस जातिगत भावनाओं में उलझने के बजाय जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको सुरक्षित करें, उनको समाज में सम्मान लाने के लिए उनको कुछ आरक्षण की व्यवस्था दे दें। और ये जातिगत व्यवस्था है, इसको हमें पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास भी किए। तो इसके आधार पे आज हम आगे इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। अंग्रेज चाहते थे कि दलित जो वर्ग है, यानी जो कमजोर वर्ग है, समाज में जो पिछड़े वर्ग है, उनके लिए क्या है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि क्या है कि भारतीय जनता मतदान के आधार पे एक दूसरे से बंट जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, और ये जो लड़ाई झगड़ा है ये हमेशा चलता रहे। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था यानी अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ये प्रयास अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः किया गया। आगे बात आती है गांधी जी ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया। अब बात आती है कि अपने उस समय के जो विचारक थे उन्होंने क्या है इस व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। उन्होंने क्या है इस व्यवस्था का विरोध किया कि अगर ये व्यवस्था समाज में लागू हो गई तो भारतीय जनता आपस में जाति के आधार पे लड़ती झगड़ती रहेगी, एक दूसरे को मारती काटती रहेगी, और उनमें प्रेम और भाईचारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या है इस व्यवस्था का विरोध किया। आगे बात आती है फूट उत्पन्न करने की इस भावना को गांधी जी व अंबेडकर ने समझा। ये जो फूट है, ये आपस में जो वैमनस्य है, भेदभाव है, इस भावना को उन्होंने समझा कि अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो समाज की जड़ों को समाप्त कर देगी। तो इस बात को जो समझा वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इस बात को समझा, और इस व्यवस्था से बचने के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ नियम हैं, उनको बनाया अलग से, ताकि ये जो अंग्रेज व्यवस्था लागू करना चाहते हैं इससे बचा जा सके। आगे बात आती है पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के मध्य इन्हीं मुद्दों को लेके, जो जाति के आधार पे थे, दलितों के आधार पे थे, वोट डालने की जो प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था उसके विरुद्ध था। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था महाराष्ट्र में, ये बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। अब ये कब हुआ था तो ध्यान रखना कि 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य ये पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। आगे बात आती है दलितों के लिए उचित स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था। पूना पैक्ट में कुछ निर्णय लिए गए, कुछ बातों पर विचार विमर्श किया गया कि जो दलित व्यक्ति है, दलित प्रमुखता उन लोगों को कहा जाता है
जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो गरीब है, जो असहाय है, जो पूर्णतः उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही, ऐसे वर्ग क्या है, उनको दलित कहा गया है। और इन दलितों के लिए प्रमुख रूप से कहा जाए तो उचित स्थान है वो हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनको कुछ व्यवस्थाओं में उनके स्थान आरक्षित किए गए, ताकि समाज के जो अन्य जातियां हैं उनके समान दलितों को भी क्या है, समान व्यवस्थाएं मिले, समान अधिकार मिले, और वो पिछड़े हुए हैं उनको समाज में समान धारा के में लाने के लिए प्रयास किए जाए। आगे बात आती है, पृथक निर्वाचन हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेष उत्पन्न करने वाला था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो हिंदू है और जो मुसलमान है ये जाति और धर्म के आधार पे एक दूसरे से क्या है, लड़ते झगड़ते रहे और उनमें एकता स्थापित नहीं हो पाए। ये भी उनका प्रमुख उद्देश्य रहा, पृथक निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो प्रमुख रूप से क्या है कि जो मुसलमान सीटें थी अपनी वो कम हो गई और जो अन्य सीटें हैं वो भारत में रह गए। आगे बात आती है, के.एम. मेनन है, उन्होंने अपने विचार है वो जाति के ऊपर अपने विचारों को साझा किया है, अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। जब स्वतंत्रता यानी जब देश आज़ाद हुआ उस समय जाति का जो महत्व था वो इतना अधिक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे क्या है, समाज में जाति ने अपनी जड़ें हैं वो मजबूत कर ली और समाज में लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से अलग होते दिखने लगे, जाति के आधार पे अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। आगे बात आती है मॉरिस जोन्स की, जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया। जो हमारी निर्वाचन व्यवस्था है, जो हमारी चुनाव व्यवस्था है, वो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि इसने राजनीति व्यवस्था में प्रमुख रूप से प्रभावित किया है विभिन्न क्षेत्रों को। हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि जाति के आधार पर मतदान डलवाया जाता है, जाति के आधार पर वोट खरीदे जाते हैं, मांगे जाते हैं, जिसके कारण क्या है, योग्य उम्मीदवार है वो सेवा नहीं कर पाता देश में, और जो अयोग्य उम्मीदवार है, कम पढ़े लिखे उम्मीदवार है, जो पूर्ण रूप से करप्शन में लिप्त है, ऐसे जो उम्मीदवार है वो राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से पद हासिल कर लेते हैं। आगे बात आती है जाति का अर्थ क्या है। हमने बात की अभी तक जातिगत भावनाओं की, जातिगत स्वरूप की। अब इसका बेसिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जाति का अर्थ क्या है। सामान्य बात आती है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। यानी जब एक वर्ग, एक समूह है, वो एक ही वंश का हो, एक ही वंश में जन्म उन्होंने लिया हो, तो वो सारे क्या है, एक जाति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। तो जाति के आधार पे लोग अपने आप को एक समूह में, एक दल में सीमित रखते हैं, जिस कारण जाति की व्यवस्था को महत्व मिलता है। बात आती है जाति में जिनके खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि में समानता होती है। अब बात आती है कि हम जाति में प्रमुखतः किसे सम्मिलित करेंगे, जाति में प्रमुखतः किसको सम्मिलित किया जाएगा। तो एक जाति में हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि उस जाति में खान पान यानी उनकी जो भोजन व्यवस्था है, जो उनके खाने की जो व्यवस्था है वो समान मिलती है। एक जाति के लोग हैं, उनके जो खाने की जो चीज़ें हैं वो प्रमुख रूप से समानता देखने को मिलती है, एक जैसी देखने को मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं वेशभूषा, उस जाति के लोगों का जो पहनावा है, जो कपड़े हैं, उनमें भी क्या है, हमें प्रमुखतः क्या है, समानता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ उनका जो रहन सहन है, यानी जो उनकी भाषा है, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका क्षेत्र है, उसमें भी समानता देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक जाति है वो आनुवंशिकता पर आधारित होती है। और इसके साथ साथ क्या है कि प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि उनका जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो भाषा है,
उनमें प्रमुखतः समानता देखने को मिलती है और इन समानताओं के आधार पे ये एक जाति के रूप में अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, एक जाति के अंदर अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ व्यवस्थाएं और देखने को मिलती है जो जाति व्यवस्था को क्या है और अधिक मजबूत करती है और अधिक क्या है कि प्रगाढ़ करती है। तो इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने आप को अलग मानता है। हमने देखा है एक जाति के जो लोग हैं वो दूसरे जाति के लोगों से अपने आप को अलग मानते हैं। उनके साथ क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को अलग समझते हैं, चाहे वो कार्य के मामले में हो, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे अन्य किसी बात में हो। वो अपने आप जो अपनी जाति है उसमें तो क्या है कि परस्पर एक साथ रहते हैं, लेकिन अन्य जाति के जो लोग हैं उनके साथ पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। तो एक प्रकार से जाति क्या हो गई, एक सामाजिक समूह हो गई जो अपने जाति के साथ के लोगों के साथ तो रहती है और अन्य जाति के जो लोग हैं उनके साथ पर्याप्त दूरी बनाए रखती है। अपने क्षेत्र में ही वैवाहिक संबंध करते हैं जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। एक जाति के लोग हैं उनमें जाति की भावनाएं और अधिक मजबूत हो सके, इसके लिए हम एक व्यवस्था देखते हैं कि एक जाति का जो व्यक्ति है वो अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध करता है। यानी एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के साथ वैवाहिक संबंध न करके अपने ही जाति के जो लोग हैं उनके साथ क्या है विवाह संबंध करता है। और उन लोगों के जो व्यवसाय हैं, उनके जो कार्य हैं, उनमें भी क्या है हमें प्रमुख रूप से समानता देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जाति एक सामाजिक समूह है। एक जाति के लोगों में आपस में समानता रहती है और उनमें प्रमुख रूप से खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, संस्कृति और इसके साथ साथ एक जाति के लोग अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध करते हैं और उनके जो व्यवसाय हैं, उनके कार्य हैं वो भी प्रमुख रूप से समान देखने को मिलते हैं जो जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। जातीय संगठन दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अब जो जातिगत संगठन है उनकी जो तुलना की गई है वो दबाव समूह से की गई है कि जाति में और दबाव समूह में किसी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता, दोनों में समानता देखने को मिलती है। अब ये समानता क्या है, किस प्रकार से है, इसके बारे में चर्चा करें। इसलिए हमें समझना होगा कि दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह में प्रमुख रूप से ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो जातिगत व्यवस्था में हमें देखने को मिलती है। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें आगे बात आती है दबाव समूह की। दबाव समूह में लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के जो लोग हैं वो अपने उद्देश्य यानी वो जिस चीज उनका जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी नीतियों को मनवाने के लिए वो क्या करते हैं, सरकार के जो नियम कानून हैं उनको प्रभावित करते हैं ताकि उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके और सरकार पे दबाव डाला जा सके। इसके साथ ही इसका निर्माण तब होता है जब समान इच्छा, हित, विचार वाले लोग समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकजुट हो जाते हैं। अब दबाव समूह का लक्ष्य पूरा कब होता है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति से या एक परिवार से उनके लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं प्रमुखतः कि एक जाति के साथ साथ, एक धर्म के साथ साथ उसमें क्या है, समान लोग जिनके उद्देश्य समान है, जिनके हित समान है, जिनके विचार समान है, ऐसे लोगों का एक समूह है वो दबाव समूह होता है और वो अपनी नीतियों को मनवाने के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार एक जाति में, संगठन में एकता देखने को मिलती है उसी प्रकार दबाव समूह में क्या है, हमें एकता देखने को मिलती है। बात आती है कि दबाव समूह के कुछ प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं किसान संघ, छात्र संघ और व्यापारी। हमने देखा है किसान है वो प्रमुख रूप से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने लाभ के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। कहीं भी उनको हानि होती है तो वो आंदोलन वगैरह करते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके साथ साथ क्या है, सरकार पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं छात्र संघ, कॉलेजों में हम देखते हैं कि बहुत सारी इकाइयां हैं वो कार्यरत करती है और वो कॉलेज के हित के लिए, कॉलेज के लाभ के लिए
वो धरना प्रदर्शन करती है, रैलियां निकालती है, अपना ज्ञापन वगैरह देती है ताकि अपनी बात को मनवाया जा सके। इसी प्रकार व्यापारी भी क्या है कि जब प्रमुख रूप से अपने कार्य से जुड़े हुए विभिन्न फायदों को लेके, लाभ को लेके सरकार पे और व्यापारिक समूह पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी मांगों को प्रमुख रूप से पूरा किया जा सके और उनके हानि है वो कम से कम हो और अधिक से अधिक उनको लाभ हो।